Hello everyone, this is Priyanka. I'm from Karnal. I have secured 59th rank in Delhi Judicial Services Examinations. This was my second attempt. सबसे पहले तो मैं DKT को धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके द्वारा मैं आप सब तक अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, अपनी जर्नी को डिस्कस कर सकती हूँ। मैं आज आपसे अपनी सारी जर्नी के बारे में बात करूँगी। मैंने 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB क्लियर किया था। उसके बाद मैं APS एकेडमी के साथ जुड़ी 2019 में, जिनके साथ मैंने अपनी कोचिंग ली है। अभय प्रताप सिंह सर एक ग्रेट टीचर हैं जिन्होंने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया और मैं बड़ी थैंकफुल उनके लिए कि उन्होंने मुझे जिस तरीके से गाइड किया, उनके गाइडेंस के द्वारा मैं दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर कर पाई। इसके अलावा जो हम सबको पता है कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस 3 स्टेजेस का होता है, पहले प्रिलिमिनरी, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। प्री का एग्ज़ाम जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं। उसके अंदर हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स अलॉट होता है एंड 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होता है। मेंस में 4 पेपर होते हैं, हमारा लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज, सिविल 1, सिविल 2 एंड क्रिमिनल लॉ का पेपर, एंड देन देयर इज एन इंटरव्यू फॉर 150 मार्क्स। तीनों ही स्टेजेस जो होती हैं वो आपकी अराउंड 2-2 महीने के गैप पे कवर होती हैं, बट तीनों का होलिस्टिक अप्रोच से आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। आप किसी स्टेज स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन प्री के हिसाब से कर रहे हैं तो आप मेंस में फेल करेंगे, तो इसलिए आपको होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना पड़ता है। मैं अपनी अगर प्रिपरेशन की बात करूं, मैंने अपनी प्रिपरेशन 2019 में जब शुरू की थी तो मेरा सबसे पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो ये था कि मैं अपने बेयरएक्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ती थी। मैंने हर बेयरएक्ट को टाइम लगा के डिटेल में पढ़ा, उसके हर लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा, समझा और उसकी लैंग्वेज को अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने जहन में डालने की कोशिश की ताकि मैं उसको रिलेट कर सकूं। डिफरेंट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनसे प्रोविजंस को अलग अलग एक दूसरे के साथ रिलेट करके मैंने पढ़ा। इसके अलावा अगर हम देखें बेयर एक्ट के लिए, मैंने हमेशा दूसरे इंटरव्यूज़ में भी ये सुना कि आप जब बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले इंडेक्स प्रिपेयर कीजिए। तो प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में हर बच्चा ऐसा करता है। टॉपर्स के इंटरव्यू, आप भी मेरा इंटरव्यू देखेंगे तो हम लोग जब इंटरव्यू देखते हैं तो उसमें बोला जाता है आप अपना इंडेक्स प्रिपेयर कीजिए बेयर एक्ट का। इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी जो मैंने किया। मैंने हर बेयर एक्ट के इंडेक्स को चार्ट फॉर्मेशन में अपने रजिस्टर में, अपने नोट्स में उसको टेक डाउन किया। तो मैं हर चैप्टर्स को, हर प्रोविजंस को जो है चार्ट फॉर्मेशन में मैंने डाला, जिसकी वजह से मेरी रिवीजन भी आसान हुई और मेरा इंडेक्स भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुआ, जिसमें मेरे प्री और मेंस दोनों में मेरी मदद हुई। तो आप अपने बेयर एक्ट की जो प्रिपरेशन है आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। इंडेक्स से स्टार्ट कीजिए, उसका चार्ट फॉर्मेशन में बना के आप डिफरेंट चैप्टर्स को, डिफरेंट प्रोविजंस को बांटिए, उनको इंटर रिलेट कीजिए और सिर्फ एक बेयर एक्ट के प्रोविजंस को एक दूसरे से नहीं, डिफरेंट बेयर एक्ट्स के प्रोविजंस को एक दूसरे से रिलेट कीजिए, जिससे आपको जो होलिस्टिक अप्रोच है आपको वो मिलेगी। तो अगर कन्फेशंस हैं CRPC में जहाँ पे हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट में जहाँ पे हैं, वो सब आप एक जगह पे आपके नोट्स में वो सब होगा। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन रिवीजन ऑल्सो। सेकेंड थिंग, अगर हम प्री के एग्ज़ाम की बात करें तो प्री के एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग है उसके लिए मेरा एक कंसेप्ट था। मैं पिछले साल के पेपर्स उठाती थी और मैं पिछले साल का पेपर उठा के उसे ऐसे अटेम्प्ट करती थी जैसे कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के अटेम्प्ट कर रही हूँ। तो जब आप वो पेपर को आप उस हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे कि आप उसे एग्ज़ाम हॉल में अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप उस माइंडसेट के साथ अटेम्प्ट करेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ताकि आपको उस समय माइंड में रहेगा कि मेरा नेगेटिव मार्किंग भी होगा। और मेरा एक और एडवाइस आपको देना चाहूँगी, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप क्वेश्चन को देखिए क्या वो आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 100% श्योरिटी है आपका वो करेक्ट होगा या आपको डाउट है, जिससे स्पेशली ऐसे एग्जाम में जहाँ नेगेटिव मार्किंग है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, ताकि आपको उसे गेस करना है या नहीं करना है, यू आर 50% श्योर अबाउट इट और नॉट। तो इस तरीके से मैं अपने क्वेश्चंस को हमेशा बांटती थी कि मेरा आउट ऑफ 200, 101 और 110 जितना भी क्वेश्चन है कि आई एम 100% श्योर कि ये मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा और मुझे 120 या 125 जो स्कोर करना है, तो मैं कितने क्वेश्चंस पे तुक्का मारूं, ये किन क्वेश्चंस पे तुक्का मारना सही है या नहीं है। जो हम लोग जब एस्पिरेंट्स इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में होते हैं, हम लोग क्वेश्चंस पे तुक्का मारते हैं, स्पेशली जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज़ मैंने अपनी प्रिपरेशन में नहीं की। और मैं एडवाइस करूँगी कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर अटैम्प्ट कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ तुक्का मारने के आप कोशिश कीजिए, अगर आपको नहीं आता है लीव दैट, या अटैम्प्ट कर रहे हो तो अपने आप को नेगेटिव मार्किंग अलॉट कीजिए। सिमिलरली अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं प्री के लिए,
तो आई विल सजेस्ट कि उस टेस्ट सीरीज को आप बहुत सीरियसली लीजिए और उसके पेपर्स को प्रॉपरली अटेम्प्ट कीजिए, ये सोच के कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। एंड एक स्टैटिस्टिक्स अपना एक ग्राफ प्रिपेयर कीजिए जिससे आपको पता हो आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आपने जब स्टार्ट किया तब से और तब तक आपकी ग्रोथ कितनी है, ताकि आपको पता चले कि फाइनल जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं आपको उस दिन कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आपका स्कोर कहाँ तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द एग्जाम जो उस दिन रहेगा। इसके अलावा जो हमारा पेपर का सेकंड स्टेज है मेंस की अगर बात करें, मेंस के लिए मैं ये आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि मेंस के लिए जैसे कि जब मैंने अपना तैयारी शुरू किया 2019 में, देन 2020 में कोरोना का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, बट मुझे एक गोल्डन टाइम पीरियड वो अलॉट हुआ जिसके दौरान मैंने जो है स्टैंडर्ड बुक्स की भी रीडिंग की, जिससे मेरा नोट्स और भी ज़्यादा डिफाइंड हो गया। तो जो कोचिंग के इंस्टीट्यूशन प्लस मेरी जो अपनी सेल्फ स्टडी थी बुक्स के द्वारा, उससे मेरे नोट्स मैंने काफ़ी अच्छे प्रिपेयर किए। बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है, बट जो कोचिंग पे हैं उनके पास अपने कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स के नोट्स हैं और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो अपने नोट्स खुद से बना रहे हैं। तो आपके जो नोट्स हैं आप उनको बार बार रीड कीजिए, बार बार उनको याद कीजिए। उसके अलावा आप आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं डेली, जैसे मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान मैं हर दिन कम से कम एक आंसर ज़रूर लिखती थी, तो जो मैं सुबह बैठ के पढ़ रही हूँ शाम को मैं उसका एक आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिख रही थी, ताकि मेरा वो जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर्ली रिवाइज हो पाए। रिपीटेडली रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप चीज़ें भूलने लगते हैं। टाइम के साथ आप आज पढ़ाया आपने, अब 20 दिन बाद या 1 महीने बाद उसे भूल जाएंगे, तो आपके वो प्रैक्टिस में रहना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली मेरा जो स्टडी टाइम पीरियड था या शेड्यूल था वो ऐसे था कि अगर मैं सुबह सीआरपीसी पढ़ रही हूँ और दिन में अगर मैं कोई माइनर एक्ट पढ़ रही हूँ, तो शाम में मैं सीआरपीसी के आंसर के साथ कुछ सीपीसी का या फिर सिविल लॉ के पेपर से कुछ ज़रूर लिखती थी या ज़रूर रिवाइज करती थी, ताकि मेरा सिविल के साथ टच ना छूटे। और जैसे कि सब टीचर्स रिकमेंड करते हैं, हमें भी एपीएस एकेडमी में ये रिकमेंड किया गया था कि आप एक मेजर के साथ एक माइनर उठाएं, तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक मेजर एक्ट के साथ हमेशा एक माइनर एक्ट उठा के चलें, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है स्पीडली होगी। बट अगर आपके पास टाइम है आप एक सब्जेक्ट उठाइए, आराम से उसे कीजिए, पर उसकी रिवीजन थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज कर पाएँ। तो बेयर एक्ट के साथ अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ लिया आपने, नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, देन आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत स्पीड में चलेगी। जैसे अभी मेरी सिलेक्शन होने के बाद मुझसे कई लोगों ने पूछा कि हम लोग मेंस लिख रहे हैं, हमारे आंसर्स कंप्लीट नहीं होते, पेपर छूट जाता है, या फिर हमें पेपर जो हम आंसर लिख रहे हैं उसका पैटर्न समझ नहीं आता है, या मुझसे एक पूछा गया कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का जो मेंस हुआ उसके क्वेश्चंस बड़े लेंथी थे, तो उसको आपने कैसे कोप अप किया, कैसे सारा क्वेश्चन पेपर आप टाइमली पढ़ भी पाए और उसको अटेम्प्ट भी कर पाए। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि वो प्रैक्टिस से आता है। तो जब मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे थी तो मैं हर रोज़ कोशिश करती थी कि प्रीवियस ईयर पेपर उठाऊँ, उसको पढूँ, लिखूँ, टाइम बाउंड होके मैं लिखती थी। तो जब आप लिखते हैं, आप लिखते रहेंगे, आपके जो आपकी हैंड मसल है वो उसी स्पीड से चलने लगती है, पेपर कंप्लीट उसी हिसाब से होने लगेगा। स्पेशली अगर आप प्री कर चुके हैं, आपका प्री क्लियर हो गया है, जो मेन से पहले का समय है वो सिर्फ आपका आंसर राइटिंग ही के लिए ही होना चाहिए कि आप रिवाइज कीजिए और लिखिए। जब आप लिखेंगे बैठ के, तो आपका हाथ जो 3 घंटे का टाइम पीरियड आप लीजिए, बैठिए और लिखिए, तो वो आपका हाथ अपने आप लिखने लगेगा और आपका एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट होने लगेगा। साथ ही पेपर रीड करने का जो तरीका है, जो मेरा तरीका था पेपर रीड करने का स्पेशली दिल्ली के लिए, कि मैं क्वेश्चन जब पेपर पे रीड कर रही थी तो आई यूज़ टू यूज़ पेंसिल टू मार्क आउट जो इम्पोर्टेंट उसमें स्टफ़ है। और मेरा जो आंसर राइटिंग का पैटर्न वो ये रहा कि मैं अगर कन्फेशन पे क्वेश्चन है तो कन्फेशन को उठा के, कि कन्फेशन पे अगर है तो मैंने हमेशा सबसे पहले अपना आंसर राइटिंग का जो अपना आंसर का जो इंट्रोडक्शन दिया वो उसके ऑब्जेक्ट या पर्पस से शुरू किया, कि उसे हमने लॉ में इन्वॉल्व क्यों किया, उस कंसेप्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, उससे आंसर स्टार्ट करके उसके लीगल प्रोविजंस, उसके लीगल मैक्सिम्स या लीगल डेवलपमेंट जो भी हैं, और लीडिंग केस लॉज से फिर रीसेंट केस लॉज तक मैं हमेशा अपने आंसर पे जाती थी। एंड देन व्हाइल कंक्लूडिंग माय आंसर, इफ इट वाज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैं डिसीजन देती थी विद सपोर्टिंग जजमेंट, या फिर अगर कोई सपोर्टिंग जजमेंट मुझे याद नहीं है, तो मैं अपने रीजनिंग के साथ उसको कंक्लूड करती थी। और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है विद द कंक्लूजन कि उसका आज प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है। दिस वाज माय आंसर राइटिंग पैटर्न। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जजमेंट्स की, तो देखिए मैंने भी ये सुना अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, और ऐसे मेरे काफ़ी सारे साथ में जो एस्पिरेंट्स हैं कि वो एक एक टॉपिक से 10-10 केस लॉज याद कर रहे हैं, पर
प्रैक्टिकल नहीं है। जब हम एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, एक पेपर जो हमारे पास है, सुबह शाम एग्ज़ाम हो रहा है, एक सब्जेक्ट के में एक पेपर में 4 या 5 सब्जेक्ट है, सबके इतने केस लॉज याद करना आसान नहीं है। देन यू टेंड टू फॉरगेट दैट केस लॉज, इवन लीडिंग केस लॉज व्हाइल राइटिंग योर आंसर, एंड देन दैट इफेक्ट्स योर मार्क्स। सो मेरा अप्रोच ये रहा कि मैं हर टॉपिक से एक या दो जो लीडिंग केस लॉज थे, आई यूज टू, उनके नाम मैंने विद प्रोसेस टाइम के साथ भी ऐसा होता है कि आप बार बार जब उसे याद करते हैं, लिखते हैं, वो याद हो जाता है। बट एग्जाम से जस्ट बिफोर द एग्जाम आई मेड अ लिस्ट ऑफ द केस लॉज, लीडिंग केस लॉज, और मैं उन्हें एक बार रिवाइज करती थी जस्ट बिफोर गोइंग द एग्जाम, बिफोर जस्ट गोइंग इनसाइड द एग्जाम होल। तो मुझे ऐसा रहता था कि आप जब क्वेश्चन देख रहे हो तो उसका जो भी केस लॉ आपको याद आ रहा है, जो लीडिंग केस लॉज है, आई यूज टू राइट इट डाउन तभी के तभी, ताकि वो मुझे याद रहे और मैं उसे अपने आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकूँ। इसके अलावा रीसेंट केस लॉज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर कोई रीसेंट केस लॉ आया है, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई भी रीसेंट जजमेंट दी है जिसकी वजह से अगर चेंज इन लॉ हुआ है, सो आप उस जजमेंट को इन डिटेल अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप लाइव लॉ, बार एंड बेंच, ये सारी वेबसाइट्स हैं जो उसको शॉर्ट करके आपको प्रेजेंट करती हैं। आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, वहाँ पे उसको रीड कीजिए एंड ट्राई एंड मेक योर ओन नोट्स। इसके अलावा एक और एडवाइस है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट किया, दैट वाज कि आई यूज टू प्रिपेयर माई नोट्स ऑन पेजेस, वाइट पेजेस, A4 शीट्स पे, और आई यूज टू पुट देम इन अ फाइल, ताकि अगर मुझे किसी टॉपिक में कुछ एडिशन करना है तो मैं एक्स्ट्रा पेज लेके उसमें डाल सकूं, इंस्टेड ऑफ इन रजिस्टर्स जहाँ पे अगर आपको कुछ ऐड करना है, आपके पास स्पेस नहीं है तो आपको फिर कहीं और लिखना पड़ता है। देन यू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स, आपको बाद में एट द एंड मोमेंट आपको चीज़ें मिलती नहीं है। तो मैंने अपनी जितने भी नोट्स प्रिपेयर किए वो सब ब्लैंक पेजेस पे प्रिपेयर किया, या आप ऐसी नोटबुक यूज़ कीजिए जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा पेजेस ऐड कर सकें जहाँ पे भी आपको कुछ ऐड करना है। क्योंकि जैसे ही हमारा लॉ बहुत डायनेमिक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है या कुछ भी हाई कोर्ट का जजमेंट आ रहा है, कोई लीगल डेवलपमेंट हो रही है, आपने कहीं न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा, तो आप उस चीज़ को वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने के लिए नीड सम स्पेस। दैट विल बी माई वन मोर एडवाइस फॉर मेंस। इसके अलावा जो थर्ड स्टेज है हमारे इंटरव्यू का, सो इट इज़ वेल सेड कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होता है, इट्स अ थ्रू आउट प्रोसेस। जिस दिन से आपने ठाना कि आप जज बनेंगे, आपने उस दिन से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। यू डेवलप दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यू डेवलप दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जज इन योर सेल्फ बाय दैट टाइम, उस प्रोसेस के दौरान। और जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपको वही पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करना होता है। फॉर माई इंटरव्यू प्रिपरेशन आई जस्ट अटेम्प्टेड, मैंने अटेंड किया था मॉक इंटरव्यू इन APS अकेडमी, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। जो मुझे वहाँ से ओपिनियन मिले, सजेशंस मिले, मैंने उन्हें अपनी प्रिपरेशन में डाला, अपनी पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। इसके अलावा जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप योगा कीजिए। अगर आप योगा करते हैं सुबह उठ के, आपका माइंड बहुत काम रहता है। कामनेस इज़ वन ऑफ द वेरी एसेंशियल पर्सनैलिटी ऑफ अ जज, कि उन्हें काम रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने बिहेवियर, अपने फेस पे स्माइल रखिए, जैसे बोलते हैं, वो कामनेस आपके फेस पे रहेगी। आप योगा कीजिए, आसना कीजिए, उससे आपके फेस पे वो कामनेस रहेगी एंड दैट विल रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी इज़ वेरी नाइस बिफोर द जस्टिस जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। और उसके अलावा आपकी लीगल प्रिपरेशन तो डेफिनेटली विल बी बेटर और एक्सीलेंट बाय दैट टाइम, जब आप इन प्री और मेंस का स्टेज पास करके आप इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचेंगे। तो मेरा इंटरव्यू, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे इंटरव्यू में मुझसे CRPC से सवाल किया गया था, CPC से पूछा गया था, देन हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पूछा गया, रेस जुडिकाटा पूछा गया, उसके अलावा मुझसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरा इंटरव्यू सोली लीगल बेस था, मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। बट उसके अलावा भी इंटरव्यूज़ में कई बार देखा गया है कि वो आपसे LLM की थीसिस किस बेसिस पे उससे इंटरव्यू पूछते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट ऑल्सो, कि अगर आपने LLM किया तो आपका थीसिस क्या है, या आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, या आपका इंक्लिनेशन जिस टॉपिक के टूवर्ड्स है, उस टॉपिक्स पे भी आपसे वो सवाल पूछ सकते हैं। ये सारा जो स्टेजेस है आप जब क्लियर करते हैं एंड यू बिकम अ जज, तो आप ये सब स्टेजेस का जो प्रिपरेशन है, दिस इज़ वेरी होलिस्टिक अप्रोच। आपको फर्स्ट डे से ही आंसर राइटिंग शुरू करनी है, आपको फर्स्ट डे से ही बेयर एक्ट पे फोकस करना है, आपको फर्स्ट डे से ही सब तैयारी करनी है। आप वेट नहीं कर सकते हैं कि मैं प्री क्लियर करूं तो मैं आंसर राइटिंग करने बैठूंगा, आप वो मत कीजिएगा। मेरा जो प्रोसेस था 2019 से स्टार्टेड एंड इट एंडेड नाउ इन 2023। तो ये इतना लंबा टाइम पीरियड में एक चीज़ जो मुझे भी लगी और शायद बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ होगा, कि दे लूज़ होप।
दे लूज देयर मोटिवेशन, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद अब नहीं हो पाएगा, दे ट्राई टू क्विट। तो मैं बोलूँगी कि आप क्विट मत कीजिए, ये जो प्रोसेस है बेशक बहुत, आप कहते हैं ना कि आपका शायद खून पसीना एक कर देगी, पर ये प्रोसेस का जो रिजल्ट है बहुत हसीन होता है, बहुत अच्छा है। यू विल इन्जॉय दिस आफ्टर यू गेट सेलेक्टेड। सो प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द प्रोसेस, और मोटिवेशन के लिए प्लीज़ स्टिक टू योर जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, योर फैमिली। आप अपने प्रोसेस इस प्रिपरेशन के दौरान आप वो कमरे में बंद होके मत रहना, ट्राई टू स्टे विद योर फैमिली, टॉक टू देम, टॉक टू योर फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा समय बाहर भी जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, गेम खेलिए, सिर्फ किताबों में बैठ के मत रहिएगा, दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू एंड योर प्रिपरेशन ऑल्सो। यू नीड योर माइंड टू बी हैप्पी, योर बॉडी टू बी हैप्पी, that is well needed. So stay blessed and stay motivated through your preparation. All the best.